अनायतुल्लाह अत्तम्श की जंगी सरगुज़श्त, मंजिल और मुसाफिर, किस्त नंबर 99। गोलाबारी यकलख्त बंद हो गई और जंगल पर गहरा सुकूत तारी हो गया। यूं मालूम होता था जैसे ये जंगल न जाने कब से ऐसे ही खामोश चला आ रहा है और यहाँ कभी कोई हंगामा नहीं हुआ। लेकिन आमिना और आशिक अली के लिए बहुत कुछ हो गया था। वो इस तरह कि आमिना गोलाबारी बंद होते ही उठ गई और खड्डे से निकलने लगी तो इसके मुंह से करबनाक सी निकल गई। उसने वहीं रुककर और ज़रा झुककर अपने बाएं पाँव की तरफ देखा और फिर आशिक अली की तरफ देखा। आशिक अली तो यही समझता था कि उसके जख्म से दर्द की टीसें उठी हैं, लेकिन आमना ने अपना बायां पाँव ज़रा टेढ़ा करके और कुछ हाथों के इशारे किए तो आशिक अली समझ गया कि उसके पाँव को मोच आ गई है। आमिना ने मज़ीद इशारे किए और कुछ जिस्म से ऐसी हरकत की जिनसे पता चला कि जब इसके करीब गोला फटा था तो वो गिरी थी, तो उस वक्त उसका बायां पाँव मुड़ गया था। गिरते वक्त जिस्म का बोझ भी इसी पाँव पर पड़ा था। अब आमिना की माजूरी ये थी कि दाएं टांग में इतना बड़ा जख्म था और बाएं टांग पाँव की मोच की वजह से माजूर हो गई। इसका वहाँ से निकल जाना भी बहुत ज़रूरी था। आशिक जानता था कि अब उसकी अपनी कंपनी या 2-3 कंपनियां आएंगी और अपनी लाशों और जख्मियों को उठाकर पीछे ले जाएंगी। आमिना को इससे पहले वहाँ से गायब हो जाना चाहिए था, लेकिन उसका बायां पाँव जिस्म का वजन उठा ही ना रहा था। मैंने पहले बताया है कि आशिक अली ने कई बार मुझसे कहा था कि वो इंडोनेशियन मुजाहिदीन के पास चला जाएगा। अब उसे बड़ा अच्छा मौका मिल गया था, लेकिन इसमें कुछ झिझक सी थी जो डर की सूरत इख्तियार कर गई थी। ये भी ज़हन में रखें कि आशिक कोई शहरी नौजवान नहीं बल्कि एक गांव का रहने वाला था, इसलिए उसमें इतनी ज़्यादा खुद एतमादी और अक्लमंदी नहीं थी। लेकिन अब उसने देखा कि एक इंडोनेशी लड़की जो मर्दों के दोष बदोश लड़ रही है वहाँ से निकल जाने से माजूर है, और अगर वो ना निकली तो पकड़ी जाएगी। ये बहुत बुरी बात होगी। वो जानता था कि ऐसी नौउम्र और खूबसूरत लड़की को अंग्रेज़ अफसर अपने पास रख लेंगे और फिर इसके साथ जो सलूक होगा वो आशिक अली से ढका छुपा नहीं था। ये सोचकर आशिक अली के खून में जोश आ गया और वो अपनी स्टेन गन और आमिना की टॉमी गन उठाकर खड से निकला और दोनों गन्ने अलग रख के खड के किनारे दो जानू होकर आमिना की बगलों में हाथ रखे और इसे ऊपर खींच लिया। स्टेन गन के साथ सीलिंग लगा हुआ था। आशिक अली ने सीलिंग कंधे में डाल लिया और टॉमी गन जो बगैर सीलिंग की थी हाथ में ले ली। आमिना चलने लगी तो एक टांग का जख्म और दूसरे पाँव की मोच उसे चलने नहीं दे रही थी। उसने बेबसी के आलम में आशिक अली की तरफ देखा। आशिक ने उसका एक बाजू अपने कंधे पर रखा और अपना दायां बाजू इसकी पीठ पर रखकर इसका वजन सहार लिया और दोनों चल पड़े। वो कोई हमवार ज़मीन नहीं थी, ऊंची नीची जगह बहुत ज़्यादा थी और टेकरियाँ सीधा रास्ता नहीं देती थी। इनकी रफ्तार बहुत ही सुस्त थी। ये ख़तरा था। वो थोड़ी दूर गए तो आशिक अली रुक गया। वो आमिना से कहना चाहता था कि रफ्तार पर चले तो थोड़ी देर में पकड़े जाएंगे। बेहतर यह है कि आशिक इसे उठा ले। इतनी बात आमिना को इशारों में नहीं समझा सकता था। इसने इशारों के बजाय अमल ज़्यादा बेहतर समझा। वो ये था कि वो आमिना के सामने झुका और आमिना के पेट के साथ अपने दाएं कांधा लगाया और उसे उठा लिया। आमिना का पेट इसके कांधे पर था, उसका सर आशिक की पीठ की तरफ और टांगे आगे को थी। अब आशिक अली तेज़ चल सकता था। इसने मुझे बताया कि आमिना नाजुक अंदाम सी लड़की थी जिसका वजन कोई ऐसा ज़्यादा नहीं था, लेकिन इस दुश्वार गुजार जगह से निकलना खासा थका देने वाला काम था। एक जज्बा था जिसने आशिक अली को कोई और ही ताकत दे दी थी। आशिक अली को ख्याल आया कि वो कहाँ जा रहा है। ना आमना ने उसे बताया था कि कहाँ तक और किस तरफ जाना है, न इसने खुद सोचा था। वो कुछ दूर चले तब आमना ने अपना एक हाथ इसकी पीठ पर मारा और कुछ कहा जिसका मतलब गालिबन ये था कि वो रुक जाए। आशिक रुक गया और आमिना इसके कंधे से उतर पड़ी। इसने ज़ोर ज़ोर से 2-3 सांसें ली जिसका मतलब यह था कि आशिक ज़रा सस्ता ले। आशिक बैठ गया और आमना भी इसके पास बैठ गई। आशिक की इस वक्त ज़रूरत यही थी कि वो ज़रा दम ले ले। इसने आमना से इशारों में पूछा कि जाना कहाँ है। आमना ने ऐसे इशारे किए जिनसे ज़ाहिर हुआ कि वो ठीक समझ को जा रहे हैं, लेकिन वो आशिक अली का ये सवाल इशारों में ना समझ सकी वो जगह कितनी दूर है जहाँ तक जाना है। आशिक अली ने अपनी पानी वाली बोतल निकाली, पहले आमना को पानी पिलाया, फिर खुद पिया और एक बार फिर उसे कांधे पर डालकर चल पड़ा। अब वो जिस इलाके में जा रहे थे वहाँ टेकें कुछ कम हो गई थी, लेकिन ज़मीन खड्डों वाली थी। बाज़ जगह तो पानी रुका खड़ा था और कीचड़ भी था। ऐसी जगह से बचने के लिए लंबा रास्ता इख्तियार होता जा रहा था। वहाँ कहीं कहीं स्याह रंग की चट्टानें नजर आने लगी थी। वहाँ तक पहुँचे तो एक बार फिर फायरिंग शुरू हो गई। यह फायरिंग उनसे कुछ दूर थी, लेकिन थी बहुत ज़्यादा। वो शायद किसी और बटालियन का एरिया था और इंडोनेशी गुरीलों ने शायद किसी और कंपनी या प्लाटून को घात में ले लिया था।
और दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई थी। गोले इनके करीब आकर फटने लगे, लेकिन इतने करीब भी नहीं थे कि वो इनके उड़ते टुकड़ों की जद में आ जाते। बहरहाल गोलाबारी उनके सर भी आ सकती थी। आशिक अली ने वहां एक तरफ हटना शुरू कर दिया। सूरज गुरूब हो चुका था, तो फिर कोई खतरा नहीं था। रात को फौज का कोई ऑपरेशन नहीं हुआ करता था, लेकिन दिन अभी 2 या 2:30 बजे ही थे। आशिक अली चलता गया और अच्छी खासी थकन महसूस करने लगा। गोलाबारी बंद हो गई और अब दूर से इक्का दुक्का फायर की आवाज़ आती थी। आशिक अली रुक गए और आमना को कंधे से उतारा। आशिक तो पसीने से नहा गया था। दोनों बैठ गए। आमना ने आशिक अली की तरफ देखा। उसके चेहरे पर ऐसा तासुर आ गया जैसे इसे आशिक अली पर रहम आ रहा था और शुक्र का तासुर भी झलक रहा था। इसने जो इशारे किए वो आशिक अली ने समझ लिए। आमने से कह रही थी कि मुझे यहीं छोड़कर तुम वापस चले जाओ। आशिक अली ने सर हिलाया और कुछ इशारे किए जिनका मतलब यह था कि अब वो वापस नहीं जाएगा, बल्कि वो इंडोनेशियन मुजाहिदीन में शामिल होगा। मालूम नहीं आमना ने उसके बाकी इशारे समझे थे या नहीं। आशिक अली उसे इशारों की जुबान में कह रहा था कि वो इसे इस माजूरी की हालत में जंगल तो क्या किसी कीमत पर नहीं छोड़ जाएगा। आशिक अली ने इसे फिर कंधे पर उठाया और चल पड़ा। उन्होंने देखा कि खून पूरी तरह बंद नहीं हुआ था। पट्टियों पर जरा जरा सा खून आने लगा था। ये देखकर आशिक अली परेशान हो गया और वो तेज से चलने लगा। आमना को इसके ठिकाने पर जल्दी पहुंचा दे ताकि इसका खून रोकने का बंदोबस्त किया जा सके। अब फिर घना जंगल आया और फिर पहले जैसी टेकरियां शुरू हो गई। वो गोलाबारी और फायरिंग की दुनिया से दूर निकल गए थे। आमना ने यकीनन महसूस कर लिया था कि आशिक अली बहुत थक गया है। इसने इसकी पीठ पर हाथ मारकर रोका और उसके कंधे से उतर गई। आशिक अली ने उसे सवाले निगाहों से देखा तो आमना ने अपना एक बाजू आशिक अली के गले में डाला और इशारा किया कि वो उसके सहारे चलना चाहती है। आशिक ने अपना एक बाजू इसकी कमर में डाल दिया और वो दोनों चलने लगे। चंद कदम ही गए होंगे कि आशिक रुक गया। एक तो उसने ये महसूस किया था कि इसकी रफ्तार बहुत कम है, दूसरा खतरा यह था कि आमना चली तो इसके जख्म से ज़्यादा खून निकलेगा। इसने आमना को उठाना चाहा तो आमना ने कुछ मुजाहमत की और इशारों में बताया कि तुम्हारी टांगें रह जाएंगी, लेकिन आशिक ने इसे कांधे पर उठा लिया और चल पड़ा। ये रुदा सुनाते हुए आशिक अली ने मुझे 2-3 बार पूछा कि आमना जैसी खूबसूरत लड़की के मामले में उसके जज्बात कहाँ चले गए थे जिनके लिए वो फौजी बदनाम है। जज्बात से उसका मतलब हीवानी जज्बात था। वो कहता था कि हम लोग देहात से आए हैं और फौज में आकर हमारे दिमाग किसी और तरफ फिर जाते हैं, लेकिन आमना को अपने रहम करम पर पाकर वो इतना सर्द क्यों हो गया था। वो कहता था कि आमना के बाल बड़े ही मुलायम थे और वो बाल कई बार इसके मुंह के साथ लगे, बल्कि 2-3 बार जब उसने आमना को उठाया तो आमिना का मुंह आशिक के मुंह के साथ लगा और फिर इसका जिस्म आशिक के जिस्म पर सवार रहा। लेकिन वो यूँ महसूस करता था जैसे ये कोई लड़की नहीं बल्कि लड़का है और इसका छोटा भाई है और ज़ख्मी है, उसे मंजिल पर पहुँचाना है। मैं उस वक्त आशिक अली को कोई ठीक सा जवाब नहीं दे सका, सिवाय इसके कि ये इस्लामी बरादरी का मसला है और ये जिहाद का मामला है। उस वक्त इल्म तो था ही नहीं और जो ज़रा सा तजर्बा था तो वो खाम था। मैं आज आशिक अली के सवाल का जवाब ज़रा बेहतर तरीके से देख सकता हूँ। जवाब यह है कि जिस कौम के नौजवानों के सामने कोई नस्बुल ऐन ना हो और इस कौम के हुक्मरान लूटमार में लगे हुए हों और वो अपना ईमान बेचकर गैर मुल्की कल्चर अपने हाथ दरामद करके नौजवानों में फैला रहे हों, उस कौम में कौमी जज्बा मर जाता है और हैवानी जज्बात उभर आते हैं। हम जब अंग्रेज़ के ग़ुलाम फौजी थे तो ये समझते थे कि ऐश मौज करो और औरत को तफरीह तबाह का ज़रिया बनाए रखो। ये तो एक आम फहम बात है कि आशिक अली ने अपना ईमान बेदार कर लिया था और उसे ये नस्बुल ऐन नज़र आ रहा था कि इंडोनेशियन मुसलमान हैं और कुफार के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, वो इन्हें ग़ुलाम न बना सके। जब ये जज्बा पैदा हुआ तो हैवानी जज्बात दम तोड़ते जाते हैं। आशिक अली आमिना को कंधे पर डाले चला जा रहा था कि इसे फजा में घन गर्ज से सुनाई देने लगी। इस आवाज़ को आशिक अली भी पहचानता था और आमिना भी। वो लड़ाका बमबार हवाई जहाज़ थे। इनकी घन गर्ज बुलंद से बुलंदतर होती जा रही थी और जब वो बिल्कुल करीब आ गई तो फजा से मशीन गन्ने चलने के मुसलसल धमाके सुनाई दे रही है। हवाई जहाज़ जंगल में मशीन गन्ने फायर कर रहे थे। ये तो बहुत बड़ा ऑपरेशन या मिलिट्री एक्शन था जिसमें हवाई जहाज़ भी इस्तेमाल किए जा रहे थे। ये सब जानते थे कि हवाई जहाज़ों को इतने घने जंगल में कोई गुरीला या इनका ढका छुपा ठिकाना नजर नहीं आता, लेकिन वो जंगल पर गोते में आकर बेतरह मशीन गन्ने फायर करते थे। एक एक हवाई जहाज़ में 4-4 मशीन गन्ने होती थी। इनकी गोलियां खासी बड़ी हुआ करती थी और इन गोलियों में कुछ ऐसी भी थी जो ज़मीन पर लगकर ग्रेनेड की तरह फटती थी। हवाई जहाज़ जब इस तरह जंगल पर गोलियां बरसाते थे तो जंगल में कुछ लोग इनकी जद में आ ही जाया करते थे। मैं ये नहीं बता सकता था कि वो कैसा ऑपरेशन था, लेकिन ये बता सकता हूँ कि इस ऑपरेशन का तरीका और मकसद ये था कि इस जंगल को इस तरह साफ कर दिया जाए जिस तरह झाड़ू फेरा जाता है। आशिक और आमना के लिए ये एक और आफत का समा नाजिल हो गया। आशिक अली ने बर्मा फ्रंट पर जापानी हवाई जहाज़ों की इस तरह फायरिंग और बमबारी देखी थी और आमना ने जंग आज़ादी में हवाई जहाज़ों की ये तबाहकारी कई मरतबा देखी थी। अब दोनों को पनाह की तलाश थी। इनके सामने कमोबेश
20 قدم دور दो बड़े और पुराने दरख्त थे जिनका दरमियानी फासला 6-7 कदम होगा। इन दोनों दरख्तों के तने खासे मोटे और चौड़े थे और ऊपर से दरख्त घने भी थे। वो हवाई हमले से बचाव के लिए बहुत अच्छी पनाह थी, लेकिन ये 20 कदम बड़े ही खतरनाक कदम थे। वो चलने ही लगे थे कि एक तरफ से हवाई जहाज गन फायर करता हुआ आया और इसकी गोलियां इन दोनों से 4-5 गज दूर गिरती हुई चली गई। आशिक ने गोलियों को फटते हुए भी देखा, लेकिन अल्लाह से मदद भी की। आशिक अली ने आमना को उठाए दौड़ पड़ा और जिस कदर तेज दौड़ सकता था इतना तेज दौड़ा और उन दो बड़े दरख्तों के दरमियान पहुंच गया। उसने आमना को कंधे से उतारा और वो दोनों एक दरख्त के तने के साथ लगकर बैठ गए। दोनों के जिस्म एक दूसरे के साथ लगे हुए थे और फिर उन्होंने अपने जिस्म और ज्यादा एक दूसरे के साथ लगा लिए ताकि तना दोनों को बचाए रखे। आशिक को ये मालूम ना हो सका कि हवाई जहाज कितने हैं। वो हवाई जहाज़ों को गोतों में आते देखता था, लेकिन इनकी गिनती नहीं हो सकती थी। सर के ऊपर घने दरख्त थे और वो आमना इतना ही जानते थे कि फ़ज़ा में हवाई जहाज़ों ने क़यामत का हंगामा बर्पा कर रखा है और वो गरजते बरसते आते हैं और आग बरसाते हुए ऊपर चले जाते हैं। मैंने पहले बताया कि दोनों दरख्त बिल्कुल करीब करीब थे और ख़ासे पुराने भी थे। उनके टहन दूर ऊपर नहीं बल्कि ज़मीन से कुछ ही ऊपर नीचे से शुरू होते थे। आशिक अली बाईं तरफ झुका और हवाई जहाज़ों को फ़ज़ा में चक्कर लगाता और गोतों में आता देख रहा था। आमना ने उसे ज़ोर से हिलाया तो उसने आमना की तरफ देखा। आमना ने अपने सामने की तरफ इशारा किया। आशिक अली ने तो देखा तो उसने यूँ महसूस किया जैसे इसके रगों में खून यकलख जम गया हो। एक बहुत बड़ा अजदा दरख्त से उतर आया था, लेकिन अभी इसका मुंह और थोड़ा सा हिस्सा ज़मीन पर आया था और बाकी सब का सब अभी तने के साथ लिपटा हुआ था। उसके मुंह आशिक अली और आमना के दरमियान मुश्किल 1 गज का फासला रह गया था। दोनों जहाँ थे वहीं सुन होकर रह गए, जैसे इनमें ताकत ना रही हो कि उठकर भाग जाएं। आशिक अली ने ऐसे अजदों के मुतल्लिक एक बड़ी गलत बात सुनी थी जिसे वो सच मानता था। वो ये कि अजदा मुंह खोलकर इतनी ज़ोर से सांस अंदर को खींचता है कि इसके शिकार 10-12 कदम दूर हो तो खींचता हुआ इसके मुंह में चला जाता है। चंद सेकंड के लिए आशिक अली ने ये यकीन कर लिया था कि अभी अजदा मुंह खोलेगा, सांस अंदर को खींचेगा, वो या आमना इसके मुंह में चले जाएंगे। आमना तेजी से उठी और एक तरफ चलने लगी तो पाँव की मोच दूसरी टांग की जख्म की वजह से गिर पड़ी। तब आशिक अली खौफजदगी की हालत से बेदार हो गया। वो तेजी से उठा और आमना पर झुका। आमना उठ रही थी और आशिक अली उसे बाजू में लेकर तेजी से उठाया और इसी तरह उठाकर चंद कदम दूर हो गया। इसने एक और दरख्त के नीचे आमना को जा खड़ा किया। इसकी हालत ये थी कि जैसे सांस लेने में भी दुश्वारी महसूस हो रही है। अभी तक वो इस खौफ में था कि अजदहा जो आधे से ज्यादा जमीन पर आ गया था बड़ी तेजी से दौड़ने लगा और दोनों को पकड़ लेगा। अजदहा का मुंह दूसरे दरख्त के तने पर पहुंच गया था। मैंने पिछले बाब में एक अजदहा का जिक्र किया है। ये हरे रंग का था और अजदों की ये किस्म इंडोनेशिया के जंगल में पाई जाती थी। शायद 1 मिनट नहीं गुजरा होगा कि दोनों दरख्तों के दरमियान हवाई जहाज़ों की गोलियों की बौछार पड़ी और गोलियां फटी और ये बौछार खासी आगे जाकर रुकी। जिस जहाज़ ने मशीन गन फायर की थी वो गोते से उठा और ऊपर चला गया। आशिक अली ने दोनों दरख्तों के दरमियान देखा तो कोई और ही मंजर नजर आया। हवाई जहाज़ की गोलियों ने अजदा को छलनी कर दिया था और उसका बाकी जिस्म दरख्त से नीचे आ पड़ा था। वहाँ से खून बहना शुरू हो गया था। गोलियों की बौछार बिल्कुल वहीं पड़ी थी जहाँ एक आध मिनट पहले आशिक और आमना बैठे हुए थे। अगर अजदा दरख्त से न उतरता तो वो वहीं बैठे रहते और उनके जिस्म वहीं छलनी होकर मुर्दा हो जाते। तब आशिक अली ने दोनों हाथ आसमान की तरफ करके अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा किया। यह मौजज़ा नहीं तो और क्या था। अल्लाह ने इन दोनों को वहाँ से उठाने के लिए एक अजदा को दरख्त से नीचे उतारा था। एक ऐसा ही अजदा मुझे भी देखने को मिला था जिस पर मैंने इसे हाथ देखे बगैर रख दिया और एक अजदा आशिक अली को मिला। इससे आप ये ना समझे कि इंडोनेशिया के जंगल में ऐसे ही अजदों से भरे हुए हैं। ये कहीं कहीं घने जंगल में नजर आता है। आशिक अली का हौसला बहाल और दिल मजबूत हो गया। अल्लाह मर्दाने मोमन की इसी तरह मदद किया करता है। ये आखिरी गन फायरिंग थी। इसके बाद हवाई जहाज़ों की घन गर्ज दूर हटती गई और बिल्कुल खामोशी हो गई। आशिक और आमना ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों की होंठों पर मुस्कुराहट आई और आशिक ने आमना को फिर कंधे पर पहले की तरह उठा लिया और चल पड़ा। वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा कि उसे किसी ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे किसी आदमी ने इसे पुकारा हो। वो रुक गया और इधर जिधर से आवाज़ आई थी 2 इंडोनेशियाई गुरीले बड़े तेज से चले आ रहे थे। आशिक अली ने आगे को झुककर आमना को ज़मीन पर खड़ा कर दिया। आमना ने भी इन 2 आदमियों की तरफ देखा और बाजू ऊपर करके लहराया। वो हंसते हुए दौड़ पड़े और इन दोनों तक पहुंचे। आमना ने बोलना शुरू कर दिया। जाहिर है उन्हें बता रही थी कि उस पर क्या बीती और वो किस तरह यहाँ पहुंची है। वो दोनों इंडोनेशी इसकी तलाश में आए थे। इन्हें अभी आगे उस जगह तक जाना था जहाँ उन्होंने हमारी प्लाटून को घात में लिया था। आमना को देखकर बहुत खुश हुए कि वो जिंदा है और करीबी से मिल गई है। अब मैं आपको एक एक कदम की ये कहानी नहीं सुनाऊंगा कि आशिक अली और आमना किस तरह आगे आ गए।
मैं कुछ अहम और मोटी मोटी बातें सुनाऊंगा। आमना को अब दो इंडोनेशियों ने बारी बारी कंधे पर उठाया और वहां से कमोबेश 3 मील दूर एक गांव में जा पहुंचे। वो सब एक घर में दाखिल हुए। वो आमना का घर था। सूरज गुरूब होने को था। घर में आमना की माँ थी, बाप था और इसका एक बड़ा भाई था जो घर में इसलिए मौजूद था कि वो एक गुरीला एक्शन में जख्मी हो गया था, वरना कोई जवान साल इंडोनेशिया घर में नहीं मिलता था। सब किसी न किसी रंग में जंग आज़ादी में सरगर्म रहते थे। उन्होंने जब देखा कि वो आमना को उठाकर ला रहे हैं तो ये समझा कि आमना की तरफ लपके की शहीद हो गई है, लेकिन इसे जिंदा देखा तो माँ और बाप ने इंडोनेशिया कंधे को उतार कर चारपाई पर डाला और बेपना प्यार किया। इन्हें जब बताया गया कि आमना को हिंदुस्तानी उठाकर लाया है तो उन्होंने जो प्यार आशिक अली से किया वो आशिक अली सारी उम्र नहीं भूल सकेगा। इत्तेफाक से आमना का बाप उर्दू बोल लेता था। इससे आशिक अली को ये सहूलत मुयस्सर आ गई कि वो इशारों में बात करने से बच गया था और अपने दिल की और मतलब की हर बात कर सकता था। आमना के बाप ने आशिक अली को खराज तहसीन पेश किया कि उसने इंडोनेशिया की आज़ादी की इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। नहीं मोहतरम, आशिक अली ने कहा, कुर्बानी तो आप लोग दे रहे हैं कि अपनी औलाद तक आपने कुर्बान कर दी है। तुमने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। बाप ने कहा, मैं ऐसे 4-5 फौजियों से मिल चुका हूँ जो अंग्रेज़ों की फ़ौज से भागकर हमारे साथ आन मिले हैं। हम लोग तो अपने वतन में ही हैं। तुम लोगों ने अपना वतन छोड़ा, फ़ौज की नौकरी छोड़ी और अपने अजीज़ रिश्तेदार छोड़े और इधर आ गए। तुम लोग जानते हो कि वापस वतन और घर नहीं जा सकोगे। जाओगे तो अंग्रेज़ों में गिरफ्तार करके कैद खाने में बंद कर देगा। मैं तो अल्लाह के नाम पर आया हूँ। आशिक ने कहा, मैं आप लोगों को इतना ही जानता हूँ कि आप मुसलमान हैं और आपका मुकाबला कुफार के साथ है। मैं अपनी जान कुर्बान करने आया हूँ। आशिक अली के इस शख्स के साथ बहुत बातें हुई। मैंने उनके 1-2 मुकालमे सुनाए हैं। ये लुब्बे लुबाब था इनकी गुफ्तगू का। और आखिर में आमना का बाप आशिक अली इस कदर मुतासिर हुआ कि इसने आशिक से कहा कि तुम्हें असल सिला और अजर तो अल्लाह की तरफ से मिलेगा, लेकिन मैं एक सिला ये देता हूँ कि हमारी जंग आज़ादी कामयाब हो गई तो मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। आशिक अली ने जब मुझे सुनाया कि इस बुजुर्ग और दानिशमंद आदमी ने इसे अपनी बेटी पेश कर दी तो आशिक को ज़रा सी भी खुशी न हुई कि इतनी खूबसूरत और नौजवान लड़की इसे मिल रही है। आशिक अली ने यह भी महसूस किया जैसे इस शख्स ने कोई अच्छी बात नहीं की कि इसके जज्बा जिहाद को ठेस पहुंचाई है, जैसे वो इस लड़की की खातिर इंडोनेशिया के मुजाहिदीन के पास आया था। मैं पहले बता चुका हूँ कि आशिक अली इंसानी फितरत के ये मद्दोजर समझने से काबिल था। उसके अंदर जो इनकलाब आया था इसका वो तजिया नहीं कर सकता था, लेकिन वो हैरान था कि इतनी खूबसूरत लड़की उसके हैवानी जज्बात को बेदार न कर सकी, बल्कि इसमें जो जज्बा पैदा हो गया था इस जज्बे को मज़ीद तक़वियत मिली। या मैं फिर कहूँगा कि इंसान अपने जहन में कोई बुलंदो बाला और मुक़द्दस नस्बुल ऐन रख ले तो वो अल्लाह के बहुत ही करीब पहुँच जाता है। हमारी मजबूरी है कि हम लोग बहुत जल्द अपनी नफसानी ख्वाहिश के जाल में आ जाते हैं और जब तबीयत इस लज्जत से खुश होती है तो हम कहते हैं कि बस हमने दुनिया के ख़जाने पा लिए, और फिर होता यह है कि अल्लाह की ज़ात को हम एक तरफ रख देते हैं। इंडोनेशिया की जंग आज़ादी में शामिल होने वाले हम जैसे हिंदुस्तानी फ़ौजी अल्लाह को दिल में रख कर गए थे। बस ये थी इस इनकलाब की वजह। जो हकीकत है उस वक्त ये मैं नहीं समझ सका था। मैंने इस दास्तान के आगाज़ में कहा है कि मैं कोई शरीफ आदमी ना था, लेकिन वहाँ जाकर ऐसे लम्हे भी आए कि मैं अपने आप के लिए अजनबी हो गया। मैं अपनी रोज़ात पढ़ने वालों से इस्तदा करूँगा कि सिर्फ कहानी के चस्के में ना पड़े रहें, बल्कि इसमें से काम की कुछ बातें निकाल लें और इन्हें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल कर लें। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अनायतुल्लाह तम्श की ये जंगी सरगुज़श्त अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में।